बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये एजुकेशनल असेसमेंट के हवाले से दूसरी वीडियो बन रही है। तो स्टार्ट करते हैं इस 51 क्वेश्चन से। समेटिव एवोल्यूशन इज़ यूज्ड। समेटिव एवोल्यूशन कब इस्तेमाल की जाती है? तो ये एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के आखिर में जो है वो समेटिव एवोल्यूशन होती है। नेक्स्ट है द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल कर्व रिजेंबल्स विद, यानी नॉर्मल जो मोड होता है उसकी रिजेंबल्स, उसकी मुशाबत किससे होती है? बेल से होती है, घंटी से। नेक्स्ट है आपका 53, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है टेस्ट ब्लूप्रिंट। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो किस चीज़ में मदद देती है? तो ये टेस्ट डेवलपमेंट में मदद देती है। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ टेबल स्पेसिफिकेशन इज। टेबल स्पेसिफिकेशन का क्या मकसद होता है? तो इसका राइट आंसर है टू डेवलप इंटीग्रेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट्स, यानी जो कंटेंट और उसके मवाद और उसके मकासद के दरमियान जो है वो एक ताल्लुक को पैदा करता है। और दूसरा एक टू डेवलप ए बैलेंस टेस्ट, एक मुतवाज़न जो है वो टेस्ट डेवलप करने में इजी हेल्पफुल होता है ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है। और तीसरा एक टू हेल्प द टीचर फॉर सैम्पलिंग क्वेश्चंस फ्राम ऑल कंटेंट्स, यानी हर किस्म का जो मवाद आता है उसको सैम्पलिंग में एक टीचर जो लेना चाह रहा है क्वेश्चन, तो उसके लिए वो इजी हो जाता है। तो ऑल ऑफ अबो, ये राइट आंसर है ऑल ऑफ अबो। तो वैसे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज वो ये है कि फॉर एग्जांपल कोई, इसको आप ये समझें कि एक गाइड होती है या एक किस्म की उसमें मतलब कंटेंट्स का जिक्र होता है मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से। तो वहाँ से इजीली बंदा देख के जो वो क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर भी कर सकता है। नेक्स्ट टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड बाय। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन तैयार किया जाता है डेवलपिंग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो तालीमी जो मकासद हैं उनकी जो लिस्ट है उसकी डेवलपिंग के लिए। और प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ कोर्स कंटेंट्स, और जो कोर्स के जो कंटेंट्स हैं या उसके अनासर हैं उनके ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए। और फिर ये प्रिपेयरिंग टू वे चार्ट, डबल वे जो चार्ट होता है उसको तैयार करने के लिए। तो ये तीनों इसके क्या ऑप्शन ठीक है? राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 57, द सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम इज। सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम जो है वो कौन से होते हैं? तो ये हैं कंप्लीशन आइटम्स, यानी जो खाली जगह जो फिल करनी होती है आपने, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये सप्लाई टाइप टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव रिस्पांस आइटम इज, यानी मुतबादल जो रिस्पांस आइटम हैं वो कौन से हैं? तो ये सारे हैं, मतलब ट्रू एंड फॉल्स, अच्छा करेक्ट एंड इनकरेक्ट, राइट एंड रॉन्ग। जो सवाल के आखिर में ऑप्शन होते हैं जिसमें दो ऑप्शन होते हैं तो वो सारे क्या कहलाते हैं? अल्टरनेटिव रिस्पांस। हाउ मैनी कॉलम्स मैचिंग आइटम्स हैव, यानी कॉलम मैचिंग में कितने आइटम होते हैं? तो जाहिर बात है ये दो कॉलम होते हैं, जिसमें पहले वाले कॉलम से दूसरे वाले जो कॉलम के जो वर्ड्स हैं या कोई स्टेटमेंट है तो उसके साथ जोड़ा जाता है लाइन खींच कर, या तीसरी उस लाइन जो है कॉलम में लिखा जाता है। तो ये बेसिकली कितने कॉलम होते हैं? तो ये दो होते हैं। द आइटम इन द कॉलम फॉर विच ए मैच इज सॉर्ट इज, यानी वो कॉलम जिसके लिए अगले कॉलम से उसके मुताल्लिका जो है ना वो जो वर्ड या स्टेटमेंट तलाश की जाती है, तो ये पहले वाला कॉलम क्या कहलाता है? जिसके लिए आप उसके मैच को आप अगर तलाश करते हैं तो ये पहले वाला कहलाता है प्रीमाइज। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, यानी दो चीज़ों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को ढूंढने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है या जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? मैचिंग आइटम। 62, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज इज। एमसीक्यूज में जो प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहलाती है?
ये स्टेम कहलाती है। मतलब ये जो ऊपर जो क्वेश्चन लिखा होता है ये 4 ऑप्शंस के ऊपर, तो इसको स्टेम कहते हैं। द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड आंसर्स इन एमसीक्यूज इज, यानी एमसीक्यूज में ये जो आगे जो ऑप्शंस होते हैं 4 ऑप्शन, तो इनको क्या कहते हैं, तो इनको अल्टरनेटिव्स भी कहते हैं, ऑप्शंस भी कहते हैं और चॉइसेस भी कह सकते हैं तीनों। और नेक्स्ट है द करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज इज, यानी एमसीक्यूज में जो दुरुस्त ऑप्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको रिस्पांस कहते हैं। द इनकरेक्ट ऑप्शंस इन एमसीक्यूज आर, एमसीक्यूज में जो इनकरेक्ट होते हैं, जो गलत होते हैं 3 ऑप्शन, उनको क्या कहा जाता है, उनको डिस्ट्रैक्टर्स कहा जाता है। द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट आइटम इज, ये बहुत ज़्यादा जो काबिल इस्तेमाल जो है वो टेस्ट आइटम है वो कौन सा है, तो वो एमसीक्यूज है, यानी यही वाला जिसमें 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं और एक आपने सेलेक्ट करना होता है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर टेस्ट आइटम है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ ऐसे आइटम इन विच कंटेंट्स आर लिमिटेड इज, यानी ऐसे की वो किस्म जिसमें जो है कंटेंट्स लिमिटेड हों, तो वो क्या कहलाता है, तो वो है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, नाम से ही पता चल जाता है। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड एवेल्युएट आइडियाज इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, यानी ऐसी सलाहियत जिसमें जो है ना आप कोई कुछ आइडियाज़ जो हैं वो उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज भी करते हैं, इंटीग्रेट भी करते हैं और मज़ीद उसकी वजाहत भी करते हैं। तो ये किस में ज़ाहिर किया जाता है, ये एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन में ज़ाहिर किया जाता है। द स्कोर ऑफ ए स्टेटमेंट गेटिंग 70 करेक्ट एंड 30 इनकरेक्ट आंसर्स इन ट्रू फॉल्स आइटम्स बाय अप्लाइंग क्वेश्चन गेसिंग करेक्शन फार्मूला विल बी, यानी एक बच्चा जो है वो 70 नंबर लेता है 100 में से ट्रू और फॉल, यानी 100 नंबर पूरा जो पेपर है वो ट्रू एंड फॉल्स का है, तो गलत दुरुस्त का इंतखाब करो। उसमें से एक बच्चा जो उसके 70 ठीक होते हैं और 30 उसके गलत होते हैं, तो उसके जो है ना वो एक फार्मूला होता है गेसिंग फार्मूला, तो उसके मुताबिक इसके कितने नंबर आने चाहिए, तो 40 आने चाहिए। अच्छा, जैसे कि वो आपने सुना होगा कि क्या नाम है, बल्कि जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो निगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब आपके अगर आपने गलत टिक लगाए हुए तो उसकी वजह से आपके जो आपने जो दुरुस्त आपके जो टिक लगे हुए वो नंबर भी आपके कट जाते हैं। तो वजह यही मतलब फार्मूला यही वाला इस्तेमाल होता है जो आपने अभी ऊपर देखा। तो लेकिन ये एमसीक्यूज़ के लिए अलग होता है, ये आप इस क्वेश्चन में देखें, द स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट गेटिंग 70 करेक्ट एंड 30 इनकरेक्ट आंसर इन एमसीक्यूज़, अगर एमसीक्यूज़ में ऐसा होता है कि 70 उसके ठीक होते हैं और 30 मार्क्स का जो वो गलत टिक करता है, तो आइटम है 4 ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन जो यानी ये वाला जो जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसको गेसिंग फार्मूला के तहत कितने नंबर मिलने चाहिए, तो इसको 60 नंबर मिलने चाहिए। द एनालिसिस ऑफ आइटम्स इज़ नेसेसरी इन, यानी जो आइटम्स हैं उनका तज्जिया जो है वो ज़रूरी होता है किस किस्म के टेस्ट में, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में। विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस, मकसद के लिहाज से दरअसल में से कौन सी जो है वो किस्म टेस्ट नहीं कहलाता है, तो ये है ऐसे टाइप टेस्ट। द टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड इज़, यानी मेथड के लिहाज से जो ना वो टेस्ट की कौन सी किस्म है, तो ये है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। नेक्स्ट है 74, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स इन, यानी बच्चों का आपस में जो कंपैरिजन या मुआवजना होता है तो उनकी परफॉर्मेंस का, तो ये किस तरह का टेस्ट कहलाता है, ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क इन, यानी बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो यानी तालीमी सरगर्मियों में, तो उनकी जो उनका आपस में मुआवजना किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट। टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट इज, वो टेस्ट जिससे बच्चों के जो है वो आउटकम के मुतालिक जो है उनका जो है यानी
फाइनल जो रिजल्ट आप के लिए जो आप जो टेस्ट लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट। द टेस्ट डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंसेज, ऐसा टेस्ट जिसमें आप बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से उनकी परफॉर्मेंस की पेशन गोई के लिए आप जो कोई टेस्ट लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। फॉर एग्जांपल आप कोई एंट्री टेस्ट होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी का, फिर उसके अलावा स्कूल का होता है, या कोई आपके ये जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो टेस्ट होते हैं ये भी एक तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट हैं कि आप इस जॉब के लिए अहल हैं या नहीं है। तो ये इस तरह की, या बाकी जो छोटे लेवल के जो एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें भी ज़्यादा जो फोकस है वो उसी पे है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ना वो उन्हीं को कहा जाता है मोस्टली। नेक्स्ट आ गया आपका 78, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट वाज, यानी जदीद जो इंटेलिजेंट टेस्ट का बानी जो है वो कौन कहलाता है, तो ये है अल्फ्रेड बाइनेट। और लेकिन जो फार्मूला है यानी जहानत चेक करने का, आईक्यू का, ये किसने दिया, फार्मूला टू डिटरमाइन आईक्यू वाज प्रेजेंटेड बाय, यानी आईक्यू यानी चेक करने का जो फार्मूला दिया है वो किसने दिया है, स्टर्न ने दिया है। और आईक्यू ऑफ स्टूडेंट हैविंग सेम फिजिकल एंड मेंटल एज विल बी, ऐसा स्टूडेंट जिसका ज़हनी और जिस्मानी जो लेवल बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, उसका आईक्यू कितना कहलाएगा, तो 100। तो आईक्यू के मुतालिक मैं एक और पेज आपको दिखाता हूँ तो उसमें आपको डिटेल से समझाता हूँ। तो ये इस पेज में आप देखें कि जो स्टर्न ने जो आईक्यू मालूम करने का जो फार्मूला दिया तो ये डिटेल से यहाँ लिखा हुआ है। तो आईक्यू होता है, आईक्यू किसका मुख़फ़्फ़फ़ है, ये इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का मुख़फ़्फ़फ़ है। और इसका फार्मूला है कि MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। अब MA का क्या मतलब है, MA होता है मेंटल एज, यानी बच्चे की ज़हनी उम्र क्या होती है। एक ज़हनी उम्र होती है, दूसरी होती है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी जो ओरिजिनल एज है जिसको हम आमतौर पर एज करते हैं। एक बच्चा पैदा होने के बाद आज तक उसकी उम्र जो है फॉर एग्जांपल 10 साल है, तो ये क्रोनोलॉजिकल एज हुई। और लेकिन वो जहन में इतना तेज़ है कि वो 12 साल वाले बच्चे के बराबर जो है वो compete कर रहा है, उसके बराबर जा रहा है, तो हम उसकी मेंटल एज जो है वो 12 साल कहेंगे। यानी क्रोनोलॉजिकल एज 10 ईयर हो गई और मेंटल एज उसकी हम क्या कहेंगे, 12 साल। तो ये ऊपर फार्मूले में आप क्या करेंगे, MA की जगह आप 12 रखें, नीचे आप 10 रखें, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो अब इसको साल करें तो आपका आएगा 120। यानी इस बच्चे का जो है वो आईक्यू लेवल जो है वो 120 है। और अब फिर थोड़ा सा आगे ये भी देखें कि बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है उसमें यानी कितने उन्होंने रखे हुए हैं आईक्यू लेवल के लिए। तो अगर बच्चे का आईक्यू लेवल अगर 140 से ऊपर है, अबव है, तो ये बच्चा जीनियस कहलाएगा। और अगर 120 और 140 के दरमियान में है तो ये वेरी सुपीरियर कहलाएगा। और 110 टू 119 के दरमियान जो बच्चे होंगे ये इंटेलिजेंट कहलाएंगे। 90 टू 109 ये बच्चे एवरेज कहलाएंगे। और 80 टू 89 जो हैं ये बॉर्डर लाइन वाले बच्चे कहलाएंगे। और लास्ट वाले जो 70 टू 79 है ये वाले बच्चे डल कहलाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है कि फॉर एग्जांपल वो पूछेंगे आपसे कि 120 टू 140 की क्या जो आईक्यू रखते हैं बच्चे, तो उनका वो किस टाइप में आते हैं। तो फिर आगे इन्होंने ऑप्शन दिए होंगे तो उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। 81 क्वेश्चन है, द आईक्यू ऑफ ए स्टूडेंट हैविंग 12 ईयर्स मेंटल एज एंड 10 ईयर्स फिजिकल एज विल बी 120। जो मैंने आपको समझाया कि अगर एक बच्चे का आईक्यू जो है वो मेंटल एज उसकी 12 साल है और क्रोनोलॉजिकल या फिजिकल एज जो है वो उसकी 10 साल है, तो फार्मूले में डालेंगे तो आपका आंसर जो है 120 आ जाएगा। The quality of test that measures what it claims to measure is, यानी टेस्ट की वो क्वालिटी जिसमें आप जो चीज़ आप पैमाइश करना चाहें वो अगर पैमाइश आप कर जाते हैं या यानी उस टेस्ट से आप पैमाइश करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये वाला टेस्ट क्या कहलाता है, ये वैलिडिटी कहलाता है, यानी ये टेस्ट वैलिड है। और
नेक्स्ट है द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स इज, इन ऐसा टेस्ट जिसमें जिसकी ये खसूसियत हो कि वो बहुत हाई अचीवर जो बच्चे हैं और जो लो अचीवर हैं उनके दरमियान फ़र्क कर सके, तो ये वाला टेस्ट क्या कहलाता है? डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट, इफ द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर, अगर टेस्ट का जो है वो उसके स्कोर जो है वो मुतासर नहीं होते किसी फैक्टर की वजह से, क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड, तो इस तरह के जो टेस्ट की क्वालिटी है वो क्या कहलाती है? ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है। यानी एक टेस्ट को आप बार बार टेस्ट करें तो सेम रिजल्ट आए, तो ये इस तरह का टेस्ट जो है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, द क्वालिटी ऑफ टेस्ट टू गिव सेम स्कोर्स व्हेन एडमिनिस्ट्रेड एट डिफरेंट ओकेजन्स इज, यानी एक टेस्ट को बार बार जो मुख्तलिफ मौके पर उसको अप्लाई किया गया तो सेम रिज़ल्ट मिला, तो ये वाला टेस्ट क्या कहलाता है? रिलायबल, यानी काबिल भरोसा टेस्ट है कि इसको आप किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ द सैम्पल ऑफ द क्वेश्चन इज द टेस्ट इज सफिशिएंटली लार्ज इनफ, द क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज, यानी अगर क्वेश्चन का जो सैम्पल है टेस्ट में अगर वो बहुत ज़्यादा लंबा है तो द क्वालिटी ऑफ टेस्ट जो है वो, यानी उस टेस्ट की क्वालिटी क्या होती है? एडिक्वेसी, मतलब काबिल कबूल होती है और यकसा और बराबर होती है। नेक्स्ट आ गया आपका द क्वालिटी ऑफ टेस्ट शोइंग ईज ऑफ टाइम, कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड, यानी वो टेस्ट जिसमें आपका वक्त भी थोड़ा लगे, पैसों के लिहाज से भी कॉस्टली हो और फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी ईजी हो, यानी सब चीज़ों के लिए ईजी हो, तो ये टेस्ट क्या कहलाता है? यूजएबिलिटी। आइटम एनालिसिस फोकसेस टू फाइंड आउट, आइटम एनालिसिस किस चीज़ पर फोकस करता है? टू फाइंड आउट, ये फैसिलिटी इंडेक्स पे भी फोकस करता है, डिस्क्रिमिनेशन पावर पे भी फोकस करता है और इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स पे भी फोकस करता है। तीनों चीज़ें, तीनों ऑप्शन इसके राइट हैं। फैसिलिटी इंडेक्स यानी डिफ़िकल्टी लेवल, यानी किसी भी जो एलिमेंट है उसका जो है कितना पेचीदा या मुश्किल का जो लेवल है उसका, ऑफ एन आइटम डिटरमाइंस, ये किस चीज़ से डिटरमाइन होता है, किस चीज़ से मुतय्यन होता है? तो ये होता है ईज़ और डिफ़िकल्टी, यानी फैसिलिटी इंडेक्स जो है वो किसी भी टेस्ट के आसान या मुश्किल होने से क्या हो जाता है? मुतय्यन हो जाता है। हाई एंड लो अचीवर्स आर सॉर्टेड आउट बाय, यानी हाई लेवल के और लो लेवल के जो अचीवर्स होते हैं उनको किस दर्जाबंदी में रखा जाता है? तो ये डिस्क्रिमिनेशन पावर में रखा जाता है। टेस्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल व्हेन इट्स डिफिकल्ट फैसिलिटी इंडेक्स डिफिकल्टी लेवल, या इन दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। रेंजेस फ्रॉम, यानी कोई भी टेस्ट आइटम है तो उसका जब अगर डिफ़िकल्टी लेवल अगर 30 to 70% है तो वो क्या होता है? एक्सेप्टेबल होता है, काबिल कबूल होता है। और टेस्ट आइटम इज़ वेरी इजी व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स या डिफ़िकल्टी लेवल इज़ हायर देन 70%। अगर टेस्ट का जो फैसिलिटी इंडेक्स है तो या डिफ़िकल्टी लेवल 70% से हायर है तो फिर ये टेस्ट क्या है? इट इज़ वेरी इजी, तो ये फिर बहुत आसान टेस्ट होता है। अच्छा जी, टेस्ट आइटम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स या डिफ़िकल्टी लेवल इज़ लेस देन 30%। अगर टेस्ट आइटम का जो फैसिलिटी इंडेक्स या डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो अगर 30% से बिलो है तो ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो ये फिर बहुत मुश्किल आइटम है टेस्ट का। नेक्स्ट आपका आता है डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ एन आइटम इज़ एक्सेप्टेबल व्हेन इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है किसी भी आइटम की तो वो एक्सेप्टेबल होती है, काबिल कबूल होती है जब इसका वैल्यू जो है वो 0.3 से लेकर 30 से लेकर 1 तक हो। टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट्स 100% व्हेन इट्स वैल्यू फॉर डिस्क्रिमिनेशन इज़ 1, यानी टेस्ट आइटम जो है वो 100% जो है वो मुश्किल होता है जब इसका जो वैल्यू जो है वो 1 होता है।
डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू। अच्छा जी, 96 टेस्ट आइटम कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट लो अचीवर्स एंड हाई अचीवर्स देन इट्स वैल्यू इज लोअर देन 0.30। ऐसा टेस्ट आइटम जो कि लो अचीव यानी जो यानी लो लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनको, और जो हाई लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें अगर फ़र्क नहीं कर सकता, तो व्हेन इट्स वैल्यू इज लोअर, ये किस वक्त फ़र्क नहीं कर सकता, जब इसका वैल्यू जो है वो 0.30 से लो हो। अच्छा जी, गुड डिस्ट्रैक्टर इज दैट विच, यानी गुड डिस्ट्रैक्टर, डिस्ट्रैक्टर आपको समझ आ गई होगी कि ये जो चार ऑप्शन होते हैं इनको डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। यानी तीन ऑप्शन, सॉरी, एक जो दुरुस्त होता है उसको रिस्पांस कहते हैं, और बाकी जो तीन जो आपके ऑप्शन होते हैं, तो जो गलत ऑप्शन होते हैं, तो ये डिस्ट्रैक्टर कहलाते हैं। तो अब ये कहते हैं कि अच्छा अच्छा डिस्ट्रैक्टर कौन सा कहलाता है, तो कहते हैं कि विच अट्रैक्ट्स लो अचीवर्स मोर देन हाई अचीवर्स, यानी जो यानी एक कम जो जहन है अचीवर्स हैं या लो लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो बनिस्बत किसके, यानी हाई लेवल के, यानी जो ज़्यादा काबिल बच्चे हैं उनकी निस्बत कम जहीन बच्चों को अट्रैक्ट करता हो, तो ये वाले डिस्ट्रैक्टर जो हैं वो अच्छे कहलाते हैं। अच्छा जी, बैड डिस्ट्रैक्टर इज दैट विच, यानी और बुरा जो डिस्ट्रैक्टर है वो कौन सा कहलाता है, तो ये है अट्रैक्ट हाई अचीवर्स मोर देन लो अचीवर्स, जो सिर्फ जो ज़्यादा जहीन बच्चों को अट्रैक्ट करता हो और छोटू जो कम कम जहन बच्चों को नहीं अट्रैक्ट करता हो एक, और दूसरे डज नॉट अट्रैक्ट एट ऑल टू एनी स्टूडेंट, और यानी किसी भी स्टूडेंट को जो वो अट्रैक्ट नहीं करता हो, ये भी सही नहीं है डिस्ट्रैक्टर। और लास्ट है अट्रैक्ट्स हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स इक्वली, जिसमें वो हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स को इक्वली जो डिस्ट्रैक्ट करता हो, तो ये जो है ना वो क्या है, अट्रैक्ट करता हो, तो ये बैड डिस्ट्रैक्टर कहलाता है। तो इसमें देखें एक टेक्निकल चीज़ है, मेरा जितना तजुर्बा है आज तक, जितना मैं ये पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स में अपेयर हुआ हूँ, तो होता है ऐसे कि आपका तकरीबन ये 85% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्टली बच्चों ने जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको वहाँ मतलब वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी होते हैं। लेकिन आपके जो है ना वो 10 to 15 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो यानी इंतहाई आला जो है ना वो टैलेंटेड बच्चे जो है या जिन्होंने बहुत पढ़ा है, तो जिनका वो जो बैकग्राउंड ठीक है पढ़ाई के हवाले से, तो वो लोग उसको अटेम्प्ट करते हैं, और वही 15 या 20 नंबर आपके फैसला कौन होते हैं, उसकी वजह से बच्चा जो है वो जॉब पा सकता है और कोई इससे रह जाता है। तो ये चीज़ इनमें भी कहना चाह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्टर जो हैं वो बहुत अहम होते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका 99, द टाइप ऑफ इंटरव्यू व्हेन इंटरव्यू इज़ वन, यानी जब इंटरव्यू देने वाला एक ही हो, तो इस इंटरव्यू को क्या कहते हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यू कहते हैं। और व्हाट इज़ इंटरव्यू कॉल्ड व्हेन इंटरव्यू आर मोर देन वन, यानी जब बहुत सारे आगे इंटरव्यू देने वालों को 2 या 4 को इकट्ठा करके उनका इंटरव्यू एक साथ लिया जा रहा हो, तो ये क्या कहलाता है, ग्रुप इंटरव्यू कहलाता है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। तो इस पर मैं मज़ीद एक और वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, तो उसको भी देखें, तो आपका जो है ना वो असेसमेंट के हवाले से आपका चैप्टर और आपकी जितना वो है तैयारी वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।